दोस्तों, अमेरिका में चल रहे संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक के दौरान हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने एक बार फिर ऐसी दहाड़ लगाई है जिसकी वजह से पाकिस्तान थर थर कांपने लगा है। दोस्तों, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान समय रहते पीओके खाली कर दे वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आज तक के हमारे इतिहास में किसी भी विदेश मंत्री के द्वारा इतने बड़े मंच पर, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व के सबसे बड़ा मंच है, उस पर ऐसी बातें करना एक तरीके से पाकिस्तान को खुली खुली चुनौती देना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि जब भी जयशंकर साहब बोलते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं, राजनाथ जी बोलते हैं, वो हमेशा पीओके की बात करते हैं। क्यों हम अक्साई चीन की बात क्यों नहीं करते, जबकि अक्साई चीन भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा है? क्या हम चाइना से डरते हैं या कुछ और कारण है? दोस्तों, जब भी देखो हम पीओके की ही बात करते हैं। अक्साई चीन के मामले में हम हमेशा चुप्पी साध जाते हैं। हमारा देश का हर नागरिक भी हम पाकिस्तान को हरा देंगे, हम पाकिस्तान से पीओके ले लेंगे। कभी सुना है आपने कि हम चाइना से अक्साई चीन ले लेंगे? आज हम उसी अक्साई चीन के बारे में बात करेंगे। क्या कारण है जिसकी वजह से भारत अक्साई चीन के बारे में फिलहाल बात नहीं करता? और भी मैकमोहन रिका क्या है? भारत पहले चाइना का जिगरी दोस्त हुआ करता था। आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से ये दोनों आपस में जानी दुश्मन बन गए और आज फूटी आंख दोनों को सहाते भी सुहाते भी नहीं है। दोस्तों, पहले भारत में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे। ऐसी क्या वजह रही थी? उन तमाम कारणों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, इनको लगता है कि भारत हमेशा अक्साई चीन के बारे में कभी बात नहीं कर सकता क्योंकि हम ताकतवर हैं। हम कहते हैं कि बंद आंखों वालों से कि तुम ध्यान रखना, इस आदमी को देख रहे हो ना, ये घड़ी का जो संकेत दिखा रहा है, ये समय का संकेत दिखा रहा है, वो अगली बारी तुम्हारी है, ये संकेत है इनका। ये जो आदमी देख रहे हैं ना, इनका कहना है कि पहले हम पीओके को ले लेते हैं, फिर अगला जब तुम्हारा नंबर आएगा अक्साई चीन का, जो तुम्हारी ये जो बंद आंखें हैं ना, वो ऐसे खुल जाएंगी, बिल्कुल चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी। जब तुम्हें पता चलेगा कि भारत किसे कहते हैं, हिंदुस्तान किसे कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम डरते हैं? जो ये तुम अंगुली दिखा रहे हो ना, तुम किसी अंगुली दिखाने लायक नहीं बचोगे। लेकिन अभी ये तो देख रहे हो ना इशारा, केवल समय का इंतजार है। बस हम समय का इंतजार कर रहे हैं। पहले पीओके हमारा होगा, उसके बाद अक्साई चीन भी हमारा होगा। हम किसी से डरते नहीं हैं और ना कभी डरेंगे। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, हम बता देते हैं। हमारे देश के गांव में जब पड़ोसी खेत की डोर का 1 इंच कब्जा कर लेता है ना, तो उस पे लाठियां चल जाती हैं, तलवारें खिंच जाती हैं। और लेकिन जो तुम हमारा ये इतना बड़ा क्षेत्र दबा के बैठे हो ना, वो कभी हम नहीं भूले हैं, ना कभी भूलेंगे। और एक दिन ये अक्साई चीन हमारा होगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि आगे भारत और चाइना के संबंध भारत की आज़ादी से लेकर अब तक कैसे कैसे बदले हैं, उसके बारे में हम पूरे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, बात है 1947 की, जब भारत को आज़ादी मिली थी। 1947 के समय और 48 के समय चाइना में क्या चल रहा था? उसी समय चाइना में गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध का मतलब होता है अपने ही घर में आपस में लड़ना, उसी को इंग्लिश में सिविल वार कहते हैं। तो उस समय चाइना में गृह युद्ध चल रहा था। उसके बाद चीन की क्रांति हुई और चीन की क्रांति के बाद 1 अक्टूबर 1949 को 1 अक्टूबर 1949 को चाइना अस्तित्व में आया और उसने साम्यवाद का दामन थामा। साम्यवाद का दामन थामा। वो रसिया की तरह ही चाइना भी एक कम्युनिस्ट देश है। इसके बाद दोस्तों, जैसे भारत ने मान्यता दी, तो भारत ने इसको तुरंत ही मान्यता दे दी थी। भारत ने मान्यता दी थी 30 दिसंबर 1949 को। भारत ने इसको मान्यता दे दी 30 दिसंबर 1949 को। अब दोस्तों, यहीं से ही भारत की और चाइना की विदेश नीति धीरे धीरे पनपने लगी और एक तरीके से मैत्रीपूर्ण संबंधों के रूप में पनपने लगी। उस समय भारत के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ये चाहते थे कि भारत हमेशा पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और सहयोग की दृष्टि से सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो इसी के उद्देश्य से उन्होंने सबसे पहले उन्हें चाइना को मान्यता दे दी 30 दिसंबर 1949 को। अब दोस्तों, धीरे धीरे भारत और चाइना एक साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ आगे बढ़ने लगे। लेकिन बात आती है 1949 के बाद अगले साल 1950 की। 1950 में दोस्तों क्या होता है, ये तिब्बत है। तिब्बत में इसने
अपने सैनिक भेज दिए तिब्बत पर कब्जा करने के लिए। वहां पर उस समय तिब्बत में दलाई लामा थे। दलाई लामा भागकर भारत में आए। दलाई लामा यहां से भागकर भारत में आए मदद के लिए कि चाइना हमारे ऊपर कब्जा करना चाहता है। जब भारत ने चाइना से बात की तो चाइना ने ये कहा कि हम तिब्बत को एक स्वायत्त क्षेत्र बनाना चाहते हैं, मतलब हमारे अधिकार में रहेगा, लेकिन तिब्बत की जो आंतरिक जो व्यवस्था है, तिब्बत की जो राजकाज है, उसमें हमारी कोई दखलंदाजी नहीं रहेगी। एक आधिकारिक रूप से हमारे अंडर में तिब्बत रहेगा। अब दोस्तों उसमें भारत ने गलती क्या की कि चाइना के अंडर में तिब्बत को मान्यता दे दी। इससे दुखी होकर दलाई लामा यहां से चले गए और यहां से जाकर कहां चले गए? यूएनओ में। क्योंकि भारत से कोई मदद नहीं मिली, भारत ने तो बल्कि चाइना के अधिकार में चीन को व तिब्बत को मान्यता दे दी। यूएनओ में चले गए तो यूएनओ तो आज तक कोई समस्या का हल निकाल ही नहीं पाया है। यूएनओ से भी दलाई लामा को कोई सहायता नहीं मिली। वो बेचारे परेशान होकर वापस तिब्बत आ गए। अब दोस्तों इस समय चाइना ने तिब्बत पर जो कब्जा किया था वो पूरी तरीके से कब्जा नहीं किया था, एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में कब्जा किया था। अब दोस्तों चाइना जो देश बना, चाइना अपने आप को कहता है मिडिल किंगडम। मिडिल किंगडम का मतलब होता है स्वर्ग और धरती के बीच का साम्राज्य। वह अपने आप को कहता है, वो कहता है कि हम स्वर्ग के सबसे अधिक नजदीक हैं, जिसकी वजह से हमारी सभ्यता महान है, हमारे लोग महान है। वह अपने आप को मिडिल किंगडम के नाम से संबोधित करता है। खैर ये इनकी मान्यता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे भारत और चाइना की विदेश नीति जैसे नेहरू जी चाहते थे उसी हिसाब से आगे बढ़ रही थी। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भारत में लगने लगे थे। अब धीरे धीरे दोस्तों क्या होता है, बात आती है 1954 की। 1954 में भारत और चाइना के बीच पंचशील सिद्धांत के ऊपर समझौते हुए। पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत का मतलब क्या होता है, हम इसके बारे में अलग से वीडियो पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम बता देते हैं कि एक दूसरे के ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। इस तरह से कई इसमें 5 विचार हैं जो पंचशील सिद्धांत में दिए गए हैं। ये महत्वपूर्ण समझौता 1954 में भारत और चाइना के बीच संपन्न हुआ। लेकिन दोस्तों ड्रैगन है वो दोस्ती के लायक नहीं है। ये ऐसा दोस्त है जो दोस्त बनाकर पीठ पीछे छुरा घोंपता है। दूसरा, ये जो ड्रैगन है वो एक तरीके से सपोला सांप है। सांप भी नहीं, सपोला सांप। सपोला सांप जानते हो? सपोला सांप एक ब्लैक सांप के अलावा एक अलग टाइप का सांप होता है जो रंग बिरंगा किरकिरा टाइप का होता है। वो बहुत धोखेबाज होता है, बहुत खतरनाक होता है। इसी तरह से चाइना भी बहुत खतरनाक था और धोखेबाज भी था। अब धीरे धीरे दोस्तों अब आगे हम क्या देखते हैं, 1959 आया। 1959 से पहले ही हमारे नेहरू जी ने चाइना को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी परमानेंट सीट की सदस्यता के लिए नेहरू जी ने चाइना का समर्थन किया था। यूएनओ में स्थायी सदस्यता के लिए नेहरू जी ने चाइना का समर्थन किया था। चाइना एक साम्यवादी देश था और उस समय पूरा विश्व 2 धुरी में विभाजित हो चुका था। एक तो सोवियत संघ के नेतृत्व में जो साम्यवादी थे और दूसरा पूंजीवाद के नेतृत्व में जिसका नेता अमेरिका था। उसमें दोस्तों आपस में शीत युद्ध चल रहा था, वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। उसमें जब भारत ने यूएनओ में स्थायी सदस्यता के लिए चीन का समर्थन किया तो उस समय पश्चिमी देश काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि यार तुम तो एक लोकतंत्र हो, तुम क्यों साम्यवादी चीन का समर्थन कर रहे हो। दोस्तों भारत ने चीन की स्थायी परमानेंट सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया था पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद भी। अमेरिका भी नाराज हुआ, यूरोपीय कंट्री भी नाराज हुई कि साम्यवाद को तुम क्यों बढ़ावा दे रहे हो, तुम तो लोकतंत्र हो। दोस्तों इस तरीके से भारत ने काफी कुछ चाइना के फेवर में काफी कुछ काम उस समय किए। तिब्बत को चाइना के अधिकार क्षेत्र में मान्यता देकर संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता भारत की वजह से ही चाइना को मिली थी। उसके बाद जैसे पंचशील समझौता, भारत ने चाइना के फेवर में बहुत काम किए। इसका मुख्य क्रेडिट जाता है हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय नेहरू जी को। इसके बाद दोस्तों 1959 आता है। 1959 में तिब्बत में विद्रोह होता है तिब्बत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराने के लिए। लेकिन चाइना ने दमनकारी नीति के तहत तिब्बत को इतनी बुरी तरह से दबाया कि यहां से दलाई लामा भागकर भारत आ गए। दलाई लामा के साथ भारत में काफी कुछ तिब्बती शरणार्थी भी भारत में है जो अभी फिलहाल 1,20,000 के लगभग है, और तिब्बत से नेपाल में भाग कर आए जो 20,000 के लगभग शरणार्थी हैं। इस तरीके से दोस्तों दलाई लामा जब भारत आया, दलाई लामा 1959 में दलाई लामा भारत आया
तो उस समय चाइना भारत से काफी खपा हुआ। दलाई लामा को भारत ने शरण दे दी। भारत का शरण देने का इतिहास काफी लंबा रहा है। जैसे अभी हमने बांग्लादेश की शेख हसीना को शरण दे रखी है, उसी तरीके से पहले हमने दलाई लामा को शरण दी थी, जिसकी वजह से चाइना नाराज हो गया था। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। बात है 1962 की। 1962 में चाइना ने हमारे पीठ में एक तरीके से छुरा घोंपा था। वो किस तरह से घोंपा था, पहले हम 1962 से पहले की बात कर लेते हैं। पहले क्या क्या हो चुका था। हिंद चीनी भाई भाई के नारे हम लगा रहे थे। दूसरा, पंचशील समझौता हो चुका था। पंचशील समझौता हो चुका था। तीसरा, दलाई लामा भारत आ चुके थे। चौथा, पाकिस्तान और चाइना की मैत्री हो चुकी थी। पाकिस्तान और चाइना एक तरीके से महत्वपूर्ण मित्र बन गए थे। चाइना को शुरुआत से ही लग गया था कि भारत को कंट्रोल करना है तो चाइना को, पाकिस्तान को हमेशा साथ रखना पड़ेगा। पाकिस्तान के ही मदद से हम इंडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों 1962 में चाइना ने भारत पर अचानक से हमला कर दिया। भारत जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहा था, उसी वक्त भारत और चीन हिंदी चीनी दुश्मन कब बन गए ये चाइना ने पता ही नहीं चलने दिया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, भारत और चाइना के बीच जो ये मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सिक्किम में यहाँ तक और भूटान से अरुणाचल प्रदेश का ये हिस्सा मैकमोहन रेखा कहलाता है। इस मैकमोहन रेखा ने चाइना ने क्या किया, यहाँ तक आसाम तक ये चाइना घुस गया था। इधर इसने जो अक्साई चीन है यहाँ पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों मैकमोहन रेखा को समझते हैं, आखिर मैकमोहन रेखा क्या है। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन दोस्तों 1914 की बात है, जब 3 देशों के प्रतिनिधि भारत, चीन और तिब्बत शिमला में एक समझौता हुआ। उस शिमला समझौते के तहत यह मैकमोहन रेखा खींची गई। जो मैकमोहन रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है, एक तो कश्मीर के क्षेत्र में, एक सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। तो मैकमोहन रेखा इस शिमला समझौते के तहत 1914 में, मैकमोहन जो भारत के उस समय ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे, तो इसकी अध्यक्षता में ये मैकमोहन रेखा खींची गई थी। उसको भारत, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने मान्यता दी थी, लेकिन तिब्बत पर कब्जा कर लिया चाइना ने। अब वो कहता है कि जब तिब्बत कोई देश ही नहीं था तो हम तिब्बत के द्वारा स्थापित की गई ये मैकमोहन रेखा को मानते ही नहीं है। तो दोस्तों ये मैकमोहन रेखा को चाइना मानता ही नहीं है। दोस्तों 1962 में जब युद्ध चल रहा तो भारत उस स्थिति में था ही नहीं, भारत युद्ध हार गया और चाइना ने यह कहा भारत के लिए कि भारत हमसे युद्ध लड़ने के लायक नहीं है, इसलिए उसने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। दोस्तों भारत की इस समय बहुत तगड़ी बेइज्जती हुई और हिंदी चीनी जो भाई भाई हम कह रहे थे उसमें क्या हुआ, हिंदी चीनी जब हम भाई भाई कह रहे थे उसमें क्या हुआ, जब भारत युद्ध में हार गया, भारत चाइना से हार गया, भारत को तगड़ा झटका लगा और उसी तगड़े झटके में जो नेहरू जी ने एक रूपरेखा तैयार की थी पड़ोसी देशों के साथ, वो बेचारे सदमे में आ गए और इसमें हमने एक प्रधानमंत्री हमारा खोया। नेहरू जी की मौत इसी वजह से, सदमे की वजह से नेहरू जी की मौत हो गई थी। अब दोस्तों क्या हुआ, यहाँ से तो क्या हुआ, आसाम से तो ये मैकमोहन जो लाइन थी वहां पर चाइना वापस निकल आया। मैकमोहन रेखा तक तो वापस, अरुणाचल प्रदेश से तो वापस आ गया, लेकिन वह जो यहाँ पर इसने ये क्षेत्र दबा रखा है अक्साई चीन, अक्साई चीन से वह वापस नहीं गया। इसने क्या किया, जैसे ये अक्साई चीन है यहां से ये वापस नहीं गया, अरुणाचल प्रदेश से तो वापस आ गया मैकमोहन लाइन तक, लेकिन इसने अक्साई चीन को कब्जे में ही रखा। उसका मुख्य कारण यह था कि अक्साई चीन से जो भी दर्रे निकलते हैं, यहां से जो भी दर्रे जाते हैं वो तिब्बत से व्यापार के लिए खुले हुए थे, रास्ते थे एक तरीके से। तो उसने भारत और तिब्बत को पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, क्योंकि चाइना को डर था कि भारत कभी ना कभी हो सकता है इन्हीं रास्तों से अंदर जाकर तिब्बत को स्वतंत्र कराने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों चाइना बहुत आगे की सोचकर चलता है। तो चाइना ने अक्साई चीन पर 1962 में कब्जा कर लिया है और कब्जा कर लिया था और आज तक कब्जा कर रखा है। दोस्तों चाइना क्या करता है, अग्रेसिव नीति का पालन करते हुए वह वन चाइना पॉलिसी का पालन करता है।
वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या है कि जैसे कोई भारत का डेलीगेशन जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री जाएंगे या राष्ट्रपति जाएंगे या विदेश मंत्री कोई भी अगर चाइना जाएंगे, तो ताइवान को एक ही देश मानते हुए वन चाइना पॉलिसी कहता है कि ताइवान भी चाइना के अंदर ही शामिल है। तो भारत से वह किसी भी देश से वन चाइना पॉलिसी पर साइन करवाता है, उसके बाद वह चाइना में जाने की अनुमति देता है। भारत को भी इसके प्रतिरोध में क्या करना चाहिए कि चाइना से जो भी आते हैं तो अक्साई चीन और पीओके को एक मानते हुए वन इंडिया पॉलिसी का पालन करवाना चाहिए, जिसकी वजह से चाइना को भी पता चलेगा कि वन इंडिया पॉलिसी क्या है, वो भारत की ताकत को भी पहचान पाएगा। और वन इंडिया पॉलिसी को चाइना कभी भी मान्यता नहीं देगा, जबकि भारत हमेशा से वन चाइना पॉलिसी को मान्यता देते आया है। ताइवान को भी चाइना का हिस्सा ही मानता आया है, लेकिन अब समय आ गया है कि चाइना की हरकतों को देखते हुए ताइवान को एक स्वतंत्र देश घोषित कर देने का और वन चाइना पॉलिसी को खत्म कर देने का। इसी तरीके से चाइना दोस्तों कंट्रोल में आ सकता है। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। यहां तक तो उसने कब्जा कर ही लिया था अक्साई चीन पर। मैकमोहन रेखा के बारे में हमने आपको बता दिया। उसके बाद 62 के बाद 1965 का युद्ध स्टार्ट होता है। 1965 के युद्ध में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। चाइना पूरा साथ पाकिस्तान का देता है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की हार होती है और भारत पाकिस्तान में लाहौर तक घुस जाता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और अगले ही साल 1966 में उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। पहले यूएसएसआर हुआ करता था। उस समय उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये सब रसिया के अंदर ही हुआ करते थे। तो रसिया की सहायता से उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक ताशकंद समझौता हो। उस समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण शास्त्री जी को लाहौर वापस लौटाना पड़ा। तो भारत की मीडिया में छपा कि शास्त्री जी तो हमारे देश को ही बेचकर आ गए हैं। इसमें हमने हमारे एक और प्रधानमंत्री, जो महान प्रधानमंत्री थे नेहरू जी की तरह ही, लाल बहादुर शास्त्री को वहीं पर उनकी ताशकंद में ही सदमे के कारण मौत हो गई। हमने एक और प्रधानमंत्री, इस चाइना की वजह से, पाकिस्तान की वजह से हमने हमारे देश का एक और प्रधानमंत्री उस समय खोया था। 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई और 62 के युद्ध की वजह से सदमे के कारण नेहरू जी की मृत्यु हो गई। इस तरह दो प्रधानमंत्री हमने बैक टू बैक दो प्रधानमंत्री खोए थे। दोस्तों 1966 के बाद भारत और चीन की सीमा रेखा पर कई बार झड़प हुई और उस कई बार झड़प में चीन को हमेशा मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि इस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। दोस्तों अब चीन का मकसद समझिए आप। चीन का मकसद ये है कि पूरे एशिया में एक ही महाशक्ति होगी और वो होगी चाइना, और दूसरी कोई महाशक्ति वह देखना ही नहीं चाहता। एक ही महाशक्ति, पूरे एशिया में एक ही महाशक्ति, ये उसकी मेंटलिटी है कि हमसे ताकतवर कोई भी इस एशिया में नहीं होना चाहिए। अब इसी मेंटलिटी को ध्यान में रखते हुए इसने आगे और क्या क्या किया। अब दोस्तों जब जैसे भारत का समय बदला तो भारत ने क्या किया, 1971। अब बात आती है दोस्तों 1971 की। 1971 में भारत और पाकिस्तान में जंग हुई। पूरी पाकिस्तान को भारत ने आजाद करवाया और एक नए बांग्लादेश का निर्माण करवाया। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण, बांग्लादेश का निर्माण। फिर दोस्तों आगे क्या होता है, एक तो ये हो गई। दूसरा 1971 में बांग्लादेश का निर्माण करवा दिया। दलाई लामा को पहले से ही शरण दे रखी थी, तो चाइना अब भारत से धीरे धीरे डरने लगा था। वो यूएनओ में पहुंच गया कि इसने तो देश के टुकड़े कर दिए, इसने हमारे विद्रोहियों को शरण दे रखी है। तो धीरे धीरे वो भारत से डरने लगा था चाइना, और वह यूएनओ में चला गया इस बात को लेकर कि इसने तो देश के टुकड़े कर दिए, भारत तो साम्राज्यवादी है। तो पहली ठेस उसको यहां से लगी कि बांग्लादेश का निर्माण भारत ने करवा दिया। इसमें चाइना ने भी खूब भरपूर साथ दिया था पाकिस्तान का, लेकिन इसके पार पड़ी नहीं। अमेरिका ने भी भरपूर साथ दिया था। अब दोस्तों दूसरा क्या हुआ, बांग्लादेश का निर्माण कर दिया। दूसरा 1974 में परमाणु परीक्षण। अब
परमाणु परीक्षण 1974 में भारत ने कर लिया तो चाइना फिर भागा वहां पे, उसने परमाणु परीक्षण भी कर लिया, यूएनओ में भागा, परमाणु परीक्षण भी कर लिया, उसने 2 टुकड़े कर दिए देश के, वो साम्राज्यवादी है, फिर वहां पे यूएनओ में भागा, लेकिन वहां पर उसके पार पड़ी नहीं। फिर और आगे देखते हैं चीन के साथ क्या होने वाला है। तीसरा दोस्तों क्या हुआ, परमाणु परीक्षण कर लिया। तीसरा 16 मई 1975, 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत ने सिक्किम को अपने क्षेत्र में मिला लिया, सिक्किम को अपने क्षेत्र में मिला लिया। सिक्किम एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन 1950 से ही भारत उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और विदेश नीति स्वयं देखता था, जिसकी वजह से सिक्किम के ही लोगों के द्वारा जब जन्म संग्रह करवाया गया तो 97% लोग, सिक्किम के लोग भारत आने के पक्ष में थे, तो भारत आने के पक्ष में थे, जिसकी वजह से 16 मई 1975 को भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और उस संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया गया। यह है दोस्तों सिक्किम। अब चाइना की फट पड़ी थी बिल्कुल ही, चाइना तो बिल्कुल ऐसे कांपने लगा था कि ये क्या कर रहा है, ये तो पड़ोसी देशों को भयभीत कर रहा है और उनको अपने में मिला रहा है। पहले उसने पाकिस्तान के टुकड़े करा दिए 2 देशों को, उसने परमाणु परीक्षण कर लिया, उसने क्या किया, सिक्किम को अपने में मिला लिया, हमारे विद्रोहों को शरण दे रहे हैं, और नेपाल में वह विद्रोही जो चाइना के खिलाफ भड़का रहे हैं, वो विद्रोहियों को उनके चाइना के खिलाफ नेपाल में हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ऐसा भारत कर रहा है, तो वह यूएनओ में इन सब चीजों को लेकर भागते गया और डरता गया, जिसकी वजह से उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन भारत में उस समय कौन बैठी थी, उस समय बैठी थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इतने बोल्ड फैसले लिए कि चाइना को धीरे धीरे डर सताने लगा था। अब दोस्तों जैसे समय गुजरता गया और गुजरने के साथ साथ बात आती है सन 1993 की। आगे चलते हैं। अब दोस्तों 1993 में क्या हुआ, 1993 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। वह कहां पर गए, वह चाइना की यात्रा पर गए। चाइना की यात्रा पर गए तो चाइना को उन्होंने बोला 1993 में कि क्यों ना हम इसमें जो अक्साई चीन है, इसमें क्यों जो वो करते हैं ना लड़ाई झगड़ा, उसको हम खत्म कर देते हैं। खत्म करने का मतलब ये था कि जैसे तुम्हारी सेना डटी हुई है वहां पर डटी रहने दो, हमारी सेना यहाँ पर डटी हुई है यहाँ पर डटी रहने दो। केवल हम आपस में लड़ाइयाँ नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारे दोनों देशों के बीच आपस में लड़ाइयाँ हो या और भी कोई डिस्प्यूट का विवाद का कारण बने। दोस्तों 1993 में यह समझौता हुआ था। उसके बाद 1996 आता है 1996। जियांग जेमिन ने 1996 में भारत की यात्रा की। चाइना के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, उन्होंने भारत की यात्रा की तो इसमें जो 1993 में जो भी समझौता हुआ था उसको और आगे बढ़ाया गया था। दोस्तों इसमें 93 में जो भी समझौता हुआ था उसका मतलब ये नहीं था कि जो भी देश अपने अपनी सीमाओं के बारे में कहते हैं उसको अलग हटा दिया जाए, केवल यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए ही इस लाइन को मान्यता दी गई थी। जबकि भारत अपना दावा यहां तक करता है और चाइना अपना दावा यहां तक करता है, जबकि 62 में उसने यहां पर कब्जा किया था। ये अभी भी आज तक भी बना हुआ है। अब 1996 में जो समझौता हुआ, उस समझौते के तहत क्या क्या हुआ, उस समझौते के तहत ये हुआ कि यहां से 2 किलोमीटर का एरिया है, ये जो क्षेत्र है यहां से 2 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें कभी भी कोई भी देश गोली नहीं चलाएगा। गोली मतलब आज भी इस समझौते को फॉलो किया जाता है, गोलियां नहीं चलाई जाती है। तो 2 किलोमीटर के दायरे में 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर इधर, मतलब दोनों 2 किलोमीटर इस एरिया में, इस क्षेत्र में कभी भी गोली नहीं चलाई जाएगी। दूसरा 10 किलोमीटर के एरिया में लड़ाकू विमान नहीं उड़ाए जाएंगे। कोई भी युद्धाभ्यास किया जाएगा तो एक दूसरे की सहमति से किया जाएगा।
चौथा, इसमें जैसे कोई भी विवाद होता है, कोई भी डिस्प्यूट का कारण बनता है, तो उसका कारण के आपसी बैठकों का दौर किया जाएगा। दोनों देशों की सेनाओं के बीच, सेना के अधिकारियों के बीच लगातार बैठक की जाएगी इस जो भी विवाद उपजेंगे उनको सुलझाने के लिए। तो दोस्तों, जैसे हम देखते हैं आज भी भारत और चाइना के बीच बैठकें चलती हैं, जिसका मुख्य कारण यही है 1996 का समझौता, जिसकी वजह से भारत और चाइना बॉर्डर पे कभी गोलियां नहीं चलती हैं। काफी दिन हो गए अभी देखने को, क्योंकि 1996 के बाद तो कभी गोली नहीं चली। अब जबकि ऐसे तो लड़ाइयाँ खूब हुई हैं, ऐसे तो कंटीले वाले तारों से या लकड़ी डंडे से या आपस में जैसे मल्ल युद्ध नहीं होता आपस में, उस तरह की लड़ाइयाँ खूब हुई है। अभी हाल ही में हमें देखने को मिला था, डोकलाम में देखने को मिला या फिर गलवान घाटी में देखने को मिला। जैसे 1996 में ये समझौता हुआ था। इसके बाद दोस्तों और अगला आता है साल 1998। 1998 में मई 1998 में भारत ने कर लिया परमाणु परीक्षण। और भारत बन गया एक स्वतंत्र राष्ट्र। भारत ने कर लिया परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण कहाँ किया? राजस्थान के पोखरण में, जैसलमेर जिले में परमाणु परीक्षण किया था। जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो चाइना भारत के परमाणु परीक्षण को लेकर यूएनओ में चला गया था कि भारत के जो परमाणु हथियार हैं उनको खत्म कर दिया जाए, हम भारत को कभी भी परमाणु संपन्न देश नहीं मानेंगे। तो भारत ने कहा कि कोई देश हमें परमाणु संपन्न माने या नहीं माने, देख लेंगे हम युद्ध के मैदान में कि हम परमाणु शक्ति संपन्न है या नहीं है। कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम परमाणु संपन्न देश है। जब कभी युद्ध होगा तो देखा जाएगा युद्ध के मैदान में। इसके बाद से चाइना के सुर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, हर क्षेत्र में कमजोर पड़ने लगे। वो कभी भी भारत से सीधे टकराने की हिम्मत अब नहीं करता है। इस तरह दोस्तों क्या हुआ, 1998 के बाद में भारत परमाणु संपन्न बन गया। परमाणु संपन्न बनने के बाद अब चाइना क्या करता है, भारत की कभी इस क्षेत्र में अपना घोषित कर देता है अपने नक्शे में। भारत को इसको तो बताता ही है अपने नक्शे में यहाँ के गांव बता देता है। भारत के खिलाफ वह हमेशा अग्रेसिव रहता है। वो चाहता है कि भारत को कैसे भी उलझा कर रखा जाए, वो अपने सीमा विवाद में उलझता रहे, वो पाकिस्तान के साथ उलझता रहे। वो इस तरह से कई काम चाइना भारत को उकसाने के करता रहता है। लेकिन भारत अभी भी शांत है। शांत इसलिए है क्योंकि हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं। बस ज्यादा दिनों की बात नहीं है, कुछ ही समय की बात है कि अक्साई चीन और पीओके हमारे देश का अभिन्न अंग होंगे। बात हम करें टक्कर की आपस में, तो भारत चाइना से कभी भी हारने वाला नहीं है। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी मानी जाती है, जिसकी वजह से भारत और चाइना के संबंध अभी स्थिर हैं, क्योंकि चाइना अब यह स्वीकार कर चुका है कि भारत एक महाशक्ति बन गया है, जिसकी वजह से वो भारत के साथ ट्रेड को भी बढ़ा रहा है और काफी कुछ सहयोग करने की। अभी हमने देखा कि अभी उसने लद्दाख से अपनी सेनाएं पीछे कर ली हैं, लद्दाख जो डोकलाम क्षेत्र है उससे अपनी सेनाएं पीछे कर लिए हैं और भारत के साथ नरम रुख अपना रहा है। दिन दूर नहीं है जब पीओके और अक्साई चीन भारत का अभिन्न हिस्सा होंगे। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।